तारीख 20 अक्टूबर 1964। एक रईस हिंदू गुजराती फैमिली जिसमें अनिल चंद्रा शाह और कुसुम बेन जी, जो एक बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे और मुंबई में रहते थे, उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अमित भाई अनिल चंद्रा शाह। ये वो नाम था जो भविष्य में भारतीय राजनीति का चाणक्य कहलाने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मौजूदा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की। अमित शाह जी के दादाजी आजादी के पहले बड़ौदा स्टेट, जो गायकवाड़ मराठों के अंडर था, वहां की एक मनसा नाम की छोटी सी रियासत के नगर सेठ या साहूकार थे। और अमित शाह जी के पिताजी यानी अनिल चंद्रा जी का पीवीसी पाइप का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन 16 साल की एज तक अमित शाह जी अपने पैतृक गाँव यानी मनसा में ही रहते हैं और अपनी स्कूली एजुकेशन मेहसाणा के एक स्कूल से पूरी करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई भारतीय मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हुई और बड़ौदा स्टेट के सबसे विद्वान और मशहूर टीचर्स उन्हें पढ़ाने के लिए आया करते थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू ग्रंथ, हिस्टोरिकल लेख, व्याकरण और रामायण महाभारत जैसे एपिक्स की पढ़ाई की। और फिलोसफी के बारे में तो वो अपनी कॉलेज के दिनों के बाद तक भी पढ़ते रहते थे। इसके अलावा आज के समय में अमित शाह जी को पुरानी फिल्में और उनके गाने सुनना पसंद है। इसके अलावा खाने में उन्हें अलग अलग स्टेट्स के व्यंजन चखना पसंद है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उन्हें क्रिकेट और चेस में खासा इंटरेस्ट है। और इस इंटरेस्ट के चलते ही वो किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में इन खेलों से जुड़े भी रहे। इस बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। अमित शाह जी की एक और खास बात यह है कि उन्होंने आज तक कभी भी फॉरेन ट्रिप यानी विदेश यात्रा नहीं की है। उनके मन में अपने देश के लिए इतना ज्यादा प्रेम था कि वो दिन भर देशभक्ति और अपने देश की महान हस्तियों के बारे में किताबें पढ़ते रहते थे। और साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ 13 साल की एज में वो इलेक्शन कैंपेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बेटी मनीबेन पटेल, जो मेहसाणा लोकसभा सीट से जनसंघ पार्टी की कैंडिडेट थी, उनके लिए कैंपेन करते हैं। इसके अलावा अमित शाह जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और अपनी पड़ोस में लगने वाली शाखा में अक्सर ही वो जाया करते थे। अमित शाह जी की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनकी फैमिली अहमदाबाद शिफ्ट हो जाती है और अमित शाह जी अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले लेते हैं। अब अपने कॉलेज के दिनों के दौरान ही अमित शाह जी फॉर्मली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को भी ज्वाइन करते हैं। और कुछ समय बाद ही साल 1982 में एबीवीपी गुजरात यूनिट के जनरल सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। इसके साथ ही वो आरएसएस के लिए भी लगातार वॉलंटियर करते रहते हैं। और साल 1982 में ही अहमदाबाद में ही आरएसएस के एक प्रोग्राम के दौरान वो पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी उस समय आरएसएस के रीजनल प्रचारक थे और अहमदाबाद की यूथ एक्टिविटीज के इंचार्ज भी थे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 16 से 18 साल की एज के दौरान अमित शाह जी मल्टीपल जिम्मेदारियां निभा रहे थे। जैसे कि सबसे पहले वो अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। इसके साथ साथ वो एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए थे। और इस सब के बावजूद वो अपने पिता के बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करते रहते थे, इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते थे। और साथ ही साथ वो अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टॉक ब्रोकर एजेंट के रूप में काम भी कर रहे थे। तो ये सारी बातें हमें उनकी हाई मेंटल एबिलिटी के बारे में इंडिकेट करती हैं। इसके बाद साल 1984 में अमित शाह जी नारायणपुरा वार्ड के संघवी बूथ पर बीजेपी के लिए पोलिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। और साल 1987 में फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी के युवा मोर्चा के एक मेंबर बन जाते हैं। इसके बाद काम करते हुए वो बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं और पहले युवा मोर्चा के तालुका सेक्रेटरी, फिर स्टेट सेक्रेटरी, फिर वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के कारण पूरे गुजरात में फेमस हो जाते हैं। और साल 1991 में गांधीनगर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए इलेक्शन कैंपेन मैनेजर बनते हैं। इसके बाद साल 1995 में अमित शाह जी गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शन में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने की रणनीति बनाते हैं। और रूरल एरिया जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत थी, वहां 8000 ऐसे प्रधान और छोटे छोटे लीडर्स का ग्रुप बनाते हैं जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस से हारे थे और सेकंड नंबर पर रहे थे। इस तरीके से वो इन लोगों को मिलने वाले वोट्स अपनी तरफ खींच लेते हैं और बीजेपी को गुजरात में एक बहुत बड़ी जीत दिलाते हैं। साल 1997 में अमित शाह जी बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल ट्रेजरर बना दिए जाते हैं और पार्टी के पूरे फंड्स मैनेज करने लगते हैं।
इसी साल बीजेपी उन्हें अहमदाबाद की सरखेज विधानसभा सीट से बाय इलेक्शन का टिकट देती है और वो 25,000 वोट से जीत हासिल करके पहली बार एमएलए बनते हैं। इसके बाद वो इस सीट से साल 2012 तक लगातार जीतते रहते हैं और हर बार उनकी जीत में मिलने वाला वोट परसेंटेज बढ़ता ही रहा, कभी भी कम नहीं हुआ। अब क्योंकि गुजरात एक कोऑपरेशन सोसाइटीज का गढ़ है और भारत की बड़ी बड़ी कोऑपरेशन सोसाइटी जैसे अमूल वगैरह गुजरात से ही निकली हैं, तो ऐसे में इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गुजरात के समाज पर काफी ज्यादा असर है। और अमित शाह जी भी अपने पुराने दिनों में एज ए स्टॉक ब्रोकर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो साल 2000 में उन्हें अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी एडीसीबी का चेयरमैन बनाया जाता है और वो उस टाइम केवल 36 साल के थे और इस तरह वो एडीसीबी बैंक के अब तक के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बन जाते हैं और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के कारण एक साल के अंदर भारी घाटे में चल रहे एडीसीबी को प्रॉफिटेबल बना देते हैं। इसके बाद साल 2002 में अमित शाह जी को नरेंद्र मोदी जी के लिए गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शन में गौरव यात्रा ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मिलती है, जिसे वो पूरी सफलता के साथ निभाते हैं और मोदी जी की बड़ी जीत के बाद उन्हें गुजरात के कई इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जिनमें गृह विभाग, ट्रैफिक, लॉ एंड एक्साइज और पार्लियामेंट्री अफेयर्स शामिल हैं। और गुजरात के गृह मंत्री के रूप में वो कई इंपोर्टेंट काम जैसे पुलिस मॉडर्नाइजेशन, रोड सेफ्टी और क्राइम रेट में कमी लाना इत्यादि काफी कुशलता से करते हैं। अब इसी दौरान साल 2002 के गुजरात दंगों में अमित शाह जी के ऊपर ऐसे पुलिस वालों को जो गुजरात सरकार के खिलाफ गवाही देना चाहते थे, उनको साइडलाइन करने का आरोप लगता है और उन पर केस चलाया जाता है। लेकिन सालों तक ये केस चलने के बाद भी अमित शाह जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और उन्हें इस मामले से बरी कर दिया जाता है। इसके अलावा साल 2004 में जब कांग्रेस प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हटा देती है, तो गुजरात के होम मिनिस्टर होने के नाते और गुजरात एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण उसकी सेफ्टी इंश्योर करते हुए अमित शाह जी गुजरात की स्टेट असेंबली में गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम अमेंडमेंट बिल पास करते हैं, जिसका गुजरात की पूरी जनता स्वागत करती है। और साल 2006 में वो अपने चेस और क्रिकेट में इंटरेस्ट के कारण पहले चेस एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं और उसके बाद अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के भी चेयरमैन बनते हैं। अमित शाह जी एक एक्सपेरिमेंट के तहत अहमदाबाद के प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की बेहतर मेंटल डेवलपमेंट के लिए चेस इंक्लूड करते हैं, जिसके काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उस समय के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सलाह पर वो पूरे गुजरात के स्कूलों में चेस इंक्लूड करवाते हैं और पहली बार गुजरात स्टेट में नेशनल चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसके अंदर टोटल 20,000 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। और ये नंबर इतना बड़ा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया जाता है। इसके बाद साल 2009 में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जाता है और साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब साल 2010 आता है, जो कि अमित शाह जी के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है और सोहराबुद्दीन शेख, जो कि एक गैंगस्टर था, उसकी और उसकी पत्नी कौसरबी और उसका एक साथी तुलसी राम प्रजापति, तीनों की हत्या हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि सोहराबुद्दीन राजस्थान के कुछ मार्बल व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड कर रहा था और इस डिमांड के चलते मार्बल व्यापारी अमित शाह जी को सोहराबुद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए रिश्वत देते हैं और अमित शाह जी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी और उसके साथी की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा देते हैं। इसके चलते 25 जुलाई 2010 को अमित शाह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये उनके करियर पर एक बहुत बड़ा दाग बन जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि लोग यह चर्चा किया करते थे कि नरेंद्र मोदी जी के बाद गुजरात का सीएम अमित शाह जी होंगे। लेकिन ये मामला अमित शाह जी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होता है। अब अरेस्ट होने के कुछ टाइम बाद उनको बेल तो मिल जाती है, लेकिन उस टाइम वो गुजरात में इतने पावरफुल थे कि उन पर यह कंडीशन लगा दी जाती है कि जब तक जांच चल रही है तब तक वो गुजरात में एंटर नहीं हो सकते और उन्हें मजबूर होकर दिल्ली के गुजरात भवन में शिफ्ट होना पड़ता है और वो वहां के कमरे में अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। अब दिल्ली आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और साल 2012 में उन्हें बेल और परमिशन मिलने के बाद वो गुजरात वापस लौटते हैं। तब तक उनकी सरखेज वाली विधानसभा सीट डिसोल्व हो चुकी थी, तो वो पास की ही नारायणपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और पिछली हर बार से कहीं ज्यादा वोट्स हासिल करके बहुत बड़ी जीत प्राप्त करते हैं। इसके बाद साल 2015 में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट उन्हें सारे आरोपों से मुक्त कर देती है और ये बताती है कि उनके खिलाफ उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला और ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। अब साल 2014 तक अमित शाह जी का इलेक्शन मैनेजमेंट फूल प्रूफ हो चुका था और इसे अल्टीमेट
लेजिटिमेट बनाने के लिए उन्हें 2014 के जनरल इलेक्शन में भारत के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाकर भेजा जाता है। और यहाँ पर अमित शाह जी पिछली सरकार जिसने गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में ओबीसी के 27% आरक्षण में से 4.5% आरक्षण घटाकर माइनॉरिटीज को दे दिया था, जनता की इस नाराजगी को समझते हैं और इसे चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। इसके अलावा राज्य के 1,40,000 से ज्यादा बूथ लेवल पर 7 से 10 लोगों की टीम बनाकर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और आरएसएस की भी मदद लेते हुए ग्रास रूट लेवल पर ये चेक करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो टारगेट्स दिए हैं क्या कार्यकर्ता उन्हें सही से अचीव कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। इस स्ट्रेटेजी का ये असर होता है कि रिजल्ट्स में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 लोकसभा सीट्स बीजेपी जीत जाती है और नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर बनने और जीतने का रास्ता लगभग साफ कर देती है। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अमित शाह जी को एक मत से पार्टी प्रेसिडेंट बनाती है और प्रेसिडेंट बनने के बाद अमित शाह जी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और असम जैसे स्टेट्स में अपनी पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाते हैं। अब 24 जनवरी 2016 को अमित शाह जी फिर से यूनानिमसली पार्टी प्रेसिडेंट घोषित किए जाते हैं और इस बार पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद वो नेशन वाइड मेंबरशिप ड्राइव शुरू करते हैं और करोड़ों लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करते हैं। और साल 2017 में इसी पद पर रहते हुए अमित शाह जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मणिपुर में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए अपना योगदान देते हैं। इसके बाद अमित शाह जी साल 2019 के जनरल इलेक्शन में अपने करियर की सबसे बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं और बीजेपी के सबसे सक्सेसफुल पार्टी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस कैंपेन के दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं को 543 लोकसभा सीटों में से 300 लोकसभा सीट्स जीतने के लिए एनकरेज करते हैं और इस टारगेट को मिशन 300 पार का नाम देते हैं। उनकी लीडरशिप के अंडर जैसे ही ये टारगेट अचीव होता है, बीजेपी उन्हें भारतीय राजनीति का निर्विवादित यानी कि अनडिस्प्यूटेड किंग घोषित कर देती है और इंडियन मीडिया भी उनकी तारीफ में उन्हें आज के समय का चाणक्य नाम देता है। अब 30 मई 2019 को अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं और 1 जून 2019 को यूनियन मिनिस्टर के रूप में ऑफिस अज्यूम करते हैं और शुरुआत से ही भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों पर सबका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। इसके चलते ही 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन वो राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 को खत्म कर देते हैं और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर को एक साथ रखते हुए सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बनाए रखने के लिए टेम्परेरी तौर पर यूनियन टेरिटरी घोषित करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली पावर्स का डायरेक्ट सामना देश की सेंट्रल सरकार से होता है और सेंट्रल सरकार उन्हें चुन चुनकर खत्म करने का काम करती है और अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी पूरी तरह समाप्त हो जाती है और आतंकवाद भी 90% तक कम हो जाता है, जो कि भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में अमित शाह जी एक और बड़ा डिसीजन लेते हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में रहने वाली हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि कम्युनिटीज का अगर प्रोसिक्यूशन होता है तो उन्हें भारत में आने और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास्ता साफ कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को इस बिल के थ्रू फास्ट ट्रैक कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उन हजारों हिंदू परिवारों को मिलता है जो कि पार्टीशन के समय गांधी और नेहरू की अपील पर पाकिस्तान में ही रुक गए थे, क्योंकि उस समय स्थितियां इतनी ज्यादा खराब थी और लोगों को रास्ते में ही मारा जा रहा था। तो उस समय नेहरू गांधी की ये अपील पब्लिक के हित में थी, जनता के हित में थी। लेकिन जब कुछ सालों बाद ये लोग भारत वापस लौटते हैं तो उस समय की और उसके बाद की कांग्रेस लेड सरकारें इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देती और वो हजारों परिवार आज तक भी बिना किसी नागरिकता के जीने के लिए विवश थे। ये उनके मूल अधिकारों का हनन था, क्योंकि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब और यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई नहीं कर पाते थे। उन्हें कॉलेजेस और स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था। वो लोग वोट नहीं डाल सकते थे। एक तरह से वो केवल जी भर सकते थे। इसके अलावा उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं। तो इस सब का निपटारा
अमित शाह जी इस कानून के तहत करते हैं। इसके बाद साल 2021 में नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की शुरुआत करते हैं और अमित शाह जी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पुराने एक्सपीरियंस के कारण उन्हें इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपते हुए मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बनाया जाता है। फिर साल 2022 में अमित शाह जी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पेश करते हैं, जिसमें अमेरिका की FBI जैसी एजेंसियों की तर्ज पर पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन कन्विक्टेड अपराधियों के फिजिकल अपीयरेंस को फोटोग्राफ्स के द्वारा दर्ज कर सकती थी, उनके बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकती थी और उनकी आंख के रेटिना और आइरिस इत्यादि को स्कैन करके रिकॉर्ड्स बना सकती थी, जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आसानी होती है और क्रिमिनल्स की पहचान करना आसान हो जाता है। इसके बाद साल 2024 आ जाता है और अमित शाह जी पिछले सारे चुनावों से ज्यादा वोट प्राप्त करते हुए 7,44,714 वोट्स के मार्जिन से जीत हासिल करते हैं और 9 जून 2024 को भारत के यूनियन मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं और 11 जून 2024 को गृह मंत्रालय और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के रूप में ऑफिस रिज्यूम करते हैं। इससे पहले 11 अगस्त 2023 को अमित शाह जी भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं और 20-21 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023 लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास करवा देते हैं और इस तरह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1860 के दशक से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड को समाप्त कर देते हैं और इस घटना को अमित शाह जी लॉज दैट आर फ्रेम्ड बाय इंडियंस फॉर द इंडियंस की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमित शाह जी के जीवन से जुड़ी कहानियां, जिसमें हमने उनके बचपन से लेकर उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भारत का भविष्य तय करने वाले बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए देखा। आपको अमित शाह जी की ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए भारत की ग्रेट पर्सनैलिटीज पर अलग अलग वीडियोस लेकर आते रहें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।